फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स हम कर रहे हैं तैयारी NTUGC नेट से पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट से। और चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है हमारा बोलियों और भाषाओं की विशेषताएं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में भाषा और बोली जो है, जौन सी बोली है वो उसकी विशेषता है किसमें पूछी गई है, ब्रज भाषा और अवधी और खड़ी बोली में। इन तीन का हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी को हम ऐसे ही पढ़ लेंगे ताकि अगर उनमें से भी आए तो आप कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोलियों और भाषाओं की विशेषताएँ। इसमें क्या है कि भाषा और बोली जो निरंतर प्रभाव में रहने के कारण उनका क्या हुआ, वो सश्लिष्ट अवस्था से विश्लिष्ट अवस्था में पहुंच गई। और भाषा की इस परिवर्तन का कारण क्या था? मुख्यतः आर्यों के साथ अनार्यों, मुंडा, निषाद, किरात आदि का संपर्क तथा सम्मिश्रण था। प्रसिद्ध भाग्य शास्त्री जो डॉक्टर सुमिति कुमार चटर्जी, मैंने अंडरलाइन कर दिया है ये, इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद के भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह द्वारा प्राचीन भारत में एक तरफ विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण हो रहा था तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था? आर्य तथा अनार्य संस्कृति का भी संगम हो रहा था। इस पारस्परिक आदान प्रदान के कारण वैदिक भाषा में भी परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि जो बोली और भाषा है वो सश्लिष्ट अवस्था से विश्लिष्ट अवस्था तक पहुंच गई। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है राहुल सांकृत्यायन की? ये देखिए, प्राचीन काव्यधारा, उसमें उन्होंने क्या कहा? पुरानी हिंदी के नाम से इसको अभिहित किया अपभ्रंश भाषा को। राहुल जी का यह कथन इसलिए उपयोगी है कि व्याकरण की दृष्टि से अपभ्रंश संस्कृत की अपेक्षा आधुनिक भाषाओं के निकट है। हम पुरानी हिंदी की संकल्पना को भी पढ़ेंगे आगे फ्रेंड्स, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में पीछे यही बताया गया है कि जो विचारधारा है, इसकी विचार करना है, हिंदी का निर्माण किन तत्वों से मिलकर हुआ। इन तत्वों पर जो विचार करते समय हमें यह जानना जरूरी है कि परिवर्तन संबंधी कुछ भी तत्व ऐसे होते हैं जो सभी नव्य आर्य भाषाओं के समान रूप से मिलते हैं। तो अब ये आप देखिए फ्रेंड्स, जो उच्चारण, व्याकरणिक संरचना, इनके संदर्भ में संस्कृत की परंपरा का उल्लेख हमने इसमें किया था पहले। अब शब्दावली की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी जिन तत्वों से निर्मित हुई, उन तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रफुल्लता हिंदी को इस हम उधर लेने वाली भाषा व ना कहकर रचनात्मक भाषा ही कहना उचित समझते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस विषय में जो आर्य भाषाओं में हिंदी का जो है वो अलग ही व्यक्तित्व है और हिंदी जिन सूत्रों से निकल कर आई उसका भी हम बता देंगे। देखिए ये कहाँ से आई हिंदी, तद्भव भाषा से आई है। और तद्भव का भी फ्रेंड्स खुद पढ़ लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर तुम्हें वही कराऊंगी, उसकी विशेषता बताऊंगी जो आपके में आएगा। तो तद्भव के बारे में आप पॉज करके पढ़ लेना। और तद्भव भाषा से ही हिंदी आई है, तत्सम से तद्भव आई, तद्भव से हिंदी आई है। ऐसे ही तद्भव तत्सम का आप पढ़ सकते हैं और फिर अर्ध तत्सम का, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसी के बारे में थोड़ा बताया है। अब हम देसी भाषा को पढ़ते हैं। देसी भाषा जो है संस्कृत तथा प्राकृत में ऐसे शब्द होते हैं ज़्यादातर जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत धातुओं तथा प्रत्ययों से नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के शब्द जहाँ संस्कृत में मिलते हैं वहाँ उनकी वैज्ञानिक व्युत्पत्ति न देकर केवल अनुमान के आधार पर ही व्याख्या की जाती है। प्राकृत में ऐसे शब्दों का जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत में उपलब्ध नहीं है उन्हें व्याकरणों ने देसी नाम दिया। जो फ्रेंड्स प्राकृत में ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत में नहीं है उनको देसी शब्द कहा गया। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में हम आपस में बातें करते हैं, उसी को देसी भाषा कहा जाता है। अनुकरण मूलक शब्दों को भी भाषा मनोविज्ञान ने इसी श्रेणी में रखा। जैसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इनको, जैसे पोट, पेट, गोड, गोड़, मतलब घुटने को कहा गया है। अब ये आगे देखिए,
आधुनिक भाषा में देसी शब्द किंचित, ये देसी भाषा की विशेषता है, भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज इन शब्दों का अर्थ उनसे लिया जाता है जो आदिवासी लोगों की भाषाओं तथा बोलियों एवं वैदिक तथा पाणिनीय संस्कृत एवं प्राकृत तथा नव्य आर्य भाषाओं में समय समय पर आए। ऐसे शब्दों में काल, कला, पुष्प, काल, कला, पुष्प। अब इसमें आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो देसी भाषा में बताया गया है, काल, पुष्प, पूजा, मयूर, कंदली, ये सब क्या बताए गए हैं इसके? पूजा, मयूर, कदली, कंबल तथा बाण आदि की गणना है इसी में, देसी में। हिंदी तथा अन्य नव्य आर्य भाषाओं में सैकड़ों देसी शब्द प्राकृत से होकर आए हैं। इनमें से अनेक शब्द प्राचीन शब्द तथा मध्य भारतीय भाषाओं में भी प्रचलित थे और समय की प्रगति के साथ ये हिंदी में पाए जाते हैं। अब विदेशी भाषाओं को आप खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना पॉज करके, अगर आपको कुछ भी आए, क्योंकि नेट के पेपर में जो है फ्रेंड्स डीपली पढ़ाई की जाती है और यहाँ सिलेबस में जो दिया उससे ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ, ये पंजाबी, गुजराती, ये देख लीजिए इनकी भी क्या, इसमें कौन कौन सी साहित्य रचना कही गई है। और ये बंगाल में भी देख लीजिए, बंगला में भी। अब आगे इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है। हिंदी के विभिन्न तत्वों के संबंध में सदैव स्मरण करना चाहिए कि पाली की तरह हिंदी भी समन्वयात्मक भाषा है। पाली की तरह हिंदी भी क्या है? कंपोजिट लैंग्वेज है, समन्वयात्मक। हिंदी में आज भी अनेक ऐसे शब्द हैं जिनमें संस्कृत अ ई में परिवर्तित हो जाती है। संभवतः इस पर राजस्थानी का प्रभाव है, जैसे स गण, हिंदी गिनना, संस्कृत हरिण, हिंदी हिरण। राजस्थानी में अ का परिवर्तन ई में हो जाता है, जैसे चमकना का चिमकना, पण का पिण। और पूर्वी हिंदी तथा भोजपुरी का बहुत कम प्रभाव आधुनिक हिंदी पर है। नागरी हिंदी में मूर्धन्य उच्चारण वाले शब्द रूपों पर पूर्वी हिंदी तथा भोजपुरी का प्रभाव है, जैसे पश्चिम में कृत तथा मृत के रूप में किया तथा मुआ रूप मिलते हैं। तो इसको फ्रेंड्स आप कुछ भी थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो फ्रेंड्स आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हिंदी की बोलियों की विशेषताएं हैं। अब कुछ प्रमुख बोलियां हैं, देख लीजिए उनकी विशेषताएं। पहले मैं आपको बोलियां बता देती हूँ। जो भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का क्षेत्र है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ है। ग्रेसन ने इस समस्या भूभाग को पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों, हिंदी क्षेत्रों में विभाजित किया है। किसने किया है? ग्रेसन ने, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी क्षेत्रों में। और ये कौन कौन सी भाषाएं हैं देख लीजिए। ये है हिंदुस्तानी, बागरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जॉर्ज ग्रेसन ने राजस्थानी एवं बिहार की मैथिली, मगही एवं भोजपुरी बोलियों को हिंदी क्षेत्र के बाहर माना है। और ब्रजभाषा एवं अवधी दो प्रमुख बोलियाँ हिंदी क्षेत्र की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम अवधी की विशेषता पढ़ लेते हैं। अवधी में आपको क्या बताया गया है? अवधी की उत्पत्ति अर्धमागधी की बोलचाल अपभ्रंश से हुई है। अर्धमागधी की बोलचाल अपभ्रंश से अवधी की उत्पत्ति हुई है। पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है अवधी। यह कहाँ बोली जाती है देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हरदोई, खीरी, फैजाबाद के कुछ भाग में नहीं बोली जाती फ्रेंड्स, ये याद रखिए। कहाँ नहीं बोली जाती? 3 क्षेत्रों में, हरदोई, खीरी, फैजाबाद के कुछ भागों में नहीं बोली जाती। और अवध के बाहर फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, केराकत तहसील छोड़कर मिर्ज़ापुर के पश्चिम भागों में बोली जाती है। जौनपुर के कौन से भाग को छोड़ दिया इन्होंने? केराकत तहसील छोड़कर। अब इनका अन्य नाम क्या है? कोशली है। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका एक और नाम है बेसवाड़ी। तो अवधी भाषा को दूसरा नाम क्या है? बेसवाड़ी और कोशली भी कहा जाता है इसको। तो इसका कुछ भी आए तो आप कर पाएंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको दोनों नाम बता दिए इसके। 3 नाम हैं इसके। अवधी में ला वाले रूपों का
सर्वथा अभाव है। अवधि में भूतकाल अल इल प्रत्यय का अभाव है। अवधि में अपादान का अनुसर्ग से है। इसमें बुंदेली का अधिक सम्मिश्रण है, जैसे उई मनई के दुई लाला रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अवधि का छेद पश्चिमी हिंदी तथा बिहारी के बीच का है। संज्ञा पद के तीनों रूपों लघु, दीर्घ तथा दीर्घतर में से पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, आकारांत दीर्घ घोड़ा तथा अवधि एवं बिहारी में घोड़, घोड़ा, घोड़वा रूप में मिलते हैं। संज्ञा तथा विशेषण के लिंग के संबंध में अवधि के नियम ढीले हैं। व्यंजनांत संज्ञा पदों में कर्ता एक वचन के रूप में अवधि में क्या लगाता है फ्रेंड्स? कर्ता अवधि में ये देख लीजिए ऊ लगता है। क्या लगता है? ऊ। एक वचन के रूप में अवधि में ऊ लगता है, जैसे भरू, मनु, बनु आदि अनुसर्गों के संबंध में अवधि और बिहारी में समानता है। कर्म संप्रदान के अनुसर्ग अवधि में का के रूप लगता है। अवधि में सर्वनाम तोर मोर है, जो पश्चिमी हिंदी में तेरा मेरा हो जाता है। पश्चिमी हिंदी में क्या है फ्रेंड्स? खड़ी बोली आती है, ये नोट कर लेना। तो खड़ी बोली की विशेषता भी साथ साथ हो गई है और अवधि की भी हो गई है। इसी प्रकार अवधि हमार का तिर्यक रूप हमरे हो जाता है। वर्तमान काल की सहायक क्रिया के रूप में अवधि में आहे, बाटे, बाट मिलता है। अवधि के भूतकाल रूप में इसी इस प्रत्यय लगता है, जैसे कहिसी, कहिस आदि। अवधि में प्रचुर साहित्य रचना हुई है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों कुतुबन मंजन, सूफी कवि जो फ्रेंड्स ज़्यादातर है अवधि में ही उन्होंने रचना की है। प्रेम मार्गी को सूफी कवि कहा गया है। और कुतुबन मंजन जायसी नूर मोहम्मद उस्मान ने इसमें रचना की है। ये सारे सूफी कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर अवधि को अलंकृत किया है। वर्तमान में इसमें साहित्य रचना हो रही है, जिसमें वंशीधर मिश्र रमई काका प्रमुख है। ये इसमें साहित्य रचना कर रहे हैं। अब ब्रज भाषा की विशेषता देख लेते हैं। ब्रज भाषा जो है वो ब्रजमंडल की भाषा है। ब्रजमंडल का क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक मथुरा जिला है। मथुरा को केंद्र मान लिया जाए तो दक्षिण में आगरा, भरतपुर के अधिकांश भाग, धौलपुर, करौली, ग्वालियर के पश्चिमी भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये आप नोट कर लेना कहाँ कहाँ ये बोली जाती है। दक्षिण में आगरा, ये यहाँ पे बोली जाती है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पूछी जाती है कि यहाँ पर कौन सी बोली है, यहाँ पर कौन सी बोली है, तो आपको ये प्रश्न आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उत्तर में यह गुड़गांव के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उत्तर में गुड़गांव के पूर्वी भाग में। उत्तर पूर्व के 2 आबे में यह बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा गंगा पार के बदायूं, बरेली और नैनीताल के तराई में बोली जाती है। मथुरा, अलीगढ़ तथा पश्चिमी आगरा की ब्रजभाषा आदर्श है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें बताया गया है कि ग्रेसन के अनुसार जो है हिंदुस्तानी की अपेक्षा ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। मतलब ग्रेसन ने ब्रजभाषा को पश्चिमी हिंदी की श्रेष्ठ प्रतिनिधि भाषा माना है। व्याकरण संबंधी विशेषता की दृष्टि से इसका हिंदुस्तानी से अधिक महत्व है। साहित्यिक ब्रजभाषा में कभी कभी नपुंसक लिंग भी मिलता है, यही इसकी प्राचीनता का द्योतक है। साहित्यिक ब्रजभाषा की अपेक्षा ग्रामीण ब्रजभाषा में नपुंसक का रूप ही अधिक प्रचलित है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, सोने का नपुंसक रूप सोनो ही ग्रामीण ब्रजभाषा में प्रचलित है। ब्रजभाषा में हिंदी आ प्रत्यय के बदले औ प्रत्यय ही प्रयुक्त होता है। हिंदी की तरह इनमें तिर्यक एकवचन एवं कर्ता बहुवचन के रूप ए जोड़कर संपन्न होते हैं। ब्रजभाषा के सहायक क्रिया के वर्तमान काल के रूप में प्राह हिंदी के रूपों के समान है। वर्तमान कृदंतीय के कर्तवाच्य के रूप तूत अथवा त प्रत्ययांत होते हैं। अब उदाहरण देखिए, मारतू या मारत, जबकि हिंदी में मस के लिए ता प्रयुक्त होता है, जैसे मारता, इसमें मारुत आता है, मारतू इसमें मारता आता है हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रज भाषा में भविष्यत काल का रूप साधारण वर्तमान के रूपों में गौ जोड़कर बनते हैं, जैसे मारो को गौ, मारूंगा, मारो, किंतु यहाँ प्रा धातु में ए अथवा ए
प्रत्यय जोड़कर भविष्य के रूप बनते हैं, जैसे मारी हऊ मारूंगा। मारी हऊ मतलब ब्रजभाषा का वर्ड है ये, और इसमें हिंदी में क्या होगा, मारूंगा। यह रूप सीधे संस्कृत से ब्रजभाषा में आया है, जैसे सम मारी श्यामी, प्रा मारी श्यामी, मारी हामी, मारी हऊ। ब्रजभाषा मारी हो। इसके अतिरिक्त बघेली, कन्नौजी, बुंदेली आदि हिंदी बोलियां हैं जिनमें साहित्य रचना बहुत कम है। इनका कोई महत्वपूर्ण व्याकरण भी नहीं है। लोकगीतों में इनकी रचना मिलती है जिनका साहित्यिक महत्व नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा टॉपिक जो थी बोलियों और भाषाओं की विशेषताएं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्रेंड्स मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो वो जाके ज़रूर देख लीजिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस वाइज वीडियो डाली हुई है। और अगर आप वो देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।